हमारे यहां रोजगार का एक साधन नहीं है, लोग विस्थापन और पलायन के शिकार हैं। इसके बावजूद भी 15% मुसलमान कौन हैं? वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिसके आधार पर कांग्रेस, जेएमएम, टीएमसी चुनाव जीतती है और इसी कारण से वो एसआईआर का विरोध करती है। आप इसको देखिए सर, चुनाव का मैं आपको बताऊं, 24 परगना में 1941 में मुस्लिम वोट जो है वो 32% था। जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब बांग्लादेश बन गया तो 24 परगना में मुस्लिम का आबादी 1951 में केवल 23% था। और आज 2011 की जनगणना के हिसाब से ये फिर से 33% है, फिर से 33% है। पूरे देश भर में मुसलमान इन दिनों में 4% बढ़े हैं। 24 परगना में 13%, 14% कैसे बढ़े? इसका जवाब कौन देगा? कोलकाता सर, कोलकाता में ये 2011 की बात कर रहे हैं हम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2025। उस वक्त हमारा होम मिनिस्टर नहीं था, कांग्रेस का था। आपने उसको बचाया है, आपने, सीपीएम ने और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमान को लाया है, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप। कोलकाता 1941 में 24% था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 12% रह गए सर, केवल 12%। यह आपको भी देखने की बात है काकोली जी, 5 साल के बाद आपका बच्चा नहीं जीत कर आएगा, मुसलमान जीत कर आएगा जो बांग्लादेशी होगा। एक मिनट निशिकांत जी, ये जो अपनी फिगर, हर मेंबर को अपनी फिगर देंगे, अगर कोई चुनौती देता है तो उसके लिए मैं कहूंगा ये अपना कॉन्फिगरेट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप बैठिए, आपको अर्टिकुलेट कर देंगे, अर्टिकुलेट कर देंगे। 12% था सर, आज 2011 की जनगणना के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से स्पीकर सर वो 22% है। 10% मुसलमान कोलकाता में बढ़े हैं सर। मालदा और मुर्शिदाबाद, मालदा में मुस्लिम 28% था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 22% पर आ गया। आज मालदा में 46% है, मुर्शिदाबाद में 46% है। और इसीलिए लालजी जी आप बैठ जाएं, लालजी बैठ जाएं, माननीय सदस्य बैठ जाएं। ये निशिकांत दुबे जी, माननीय निशिकांत दुबे जी आप सुन लें। निशिकांत दुबे जी ने ये आज चुनाव सुधार पे बात नहीं कह रहे हैं, इसके पहले भी डेमोग्राफी के बारे में ये कई बार सवाल उठा चुके हैं इस सदन में, तो ये इनको मैंने अलाउ किया, इनको करने दिए। आप बैठिए सर, आप नहीं डिक्टेट करेंगे, नहीं सर। आप जाति जनगणना की मांग करते हैं, आप जाति जनगणना की मांग करते हैं, और अगर वो जातियों की जनसंख्या, गौरव गोगोई जी, अगर आप एक तरफ जाति जनगणना की मांग करते हैं और वो जाति की जनसंख्या दे रहे हैं, तो ये जनसंख्या वो दे सकते हैं, जाति की जनसंख्या दे सकते हैं। सर 24 नवंबर 1980 लाल कृष्ण आडवाणी जी का प्रश्न है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और वो कह रहे हैं सर, अभी राहुल गांधी जी बड़ा लंबा बोल कर गए कि प्रधानमंत्री जी मेंबर हैं, अमित शाह जी मेंबर हैं, मैं अकेले मेंबर हूं, मेरी बात नहीं सुनी जाती है। ये 24 नवंबर 1980 का लाल कृष्ण आडवाणी का पार्लियामेंट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन है सर, और उसका जवाब शिवशंकर जी देते हैं। शिवशंकर जी ये देते हैं, रिकॉर्ड का चीज है सर, कि चुनाव आयोग बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है, इसीलिए अपोजिशन के किसी नेता को उसके सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। 1950 से लेकर 2014 तक आप जो है लगभग 64 साल तक आपने जिसको चाहा चुनाव आयोग का अधिकारी बैठा दिया। मदर टेरेसा पर जिस आदमी ने किताब लिखा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, वो नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया।
केवल मदर टेरेसा का जो है, केवल क्रिश्चियनिटी को जब बढ़ा रहा था, केवल उसके आधार पर आपने चुनाव आयोग बना दिया। एमएस गिल, जिसने कि राहुल, जब सोनिया गांधी जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में फंस गई और लगा कि ये दीवार हो जाएंगी, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगी, उस एमएस गिल को आपने जब बचाया, उसने उसके रिटायर होते ही 10 साल तक उसको ढोते रहे, आप केंद्र में मंत्री बनाए रखे। आज आप जो है 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। हमने तो कम से कम एक कमेटी बना दी कि कम से कम आपको चुनाव आयोग के घोषणा के पहले, यदि आपको लगता है कि बात नहीं सुनी जाती है, तो चुनाव आयोग के घोषणा के पहले आपको लिस्ट भेज देते हैं। आप उस कमेटी के सदस्य होते हो, कम से कम नोट ऑफ डिसेंट आप लिख देते हो। हम लोगों के नेता को सर, चाहे वो अटल जी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे सुषमा जी हो, जब वो लीडर ऑफ द पार्टी थी, मुख्यमंत्री थी, तो उसको तो अखबार से ही पता चलता था ना सर। 1980 में आपने कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गजेट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ वोट्स हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। 1980 से आप जिन चीजों को पूरे देश को घुट्टी पिलाते रहे, हमारे जैसे लोगों को मूर्ख बनाते रहे, बैलेट से जो है आप लूट कर जो है हमारे वोटर को तंग करके यहाँ आते रहे और कहते रहे बार बार कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चुनाव लड़ेंगे, आज उसी ईवीएम के खिलाफ आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा जो स्थिति है सर, ये तारकुंडे कमेटी आपने बनाई। आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड, ये तारकुंडे कमेटी और ये गोस्वामी कमेटी की 2 रिपोर्ट लेकर आया। कहा कि स्टेट की फंडिंग यदि नहीं हो पा रही है तो एक ऐसा कॉर्पस बनाना चाहिए लाइक इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके आधार पर चुनाव की ट्रांसपेरेंसी हो। ये रिपोर्ट है सर। और दिनेश गोस्वामी साहब, आपको पता है कि केंद्र में मंत्री थे। जिस रिपोर्ट का जिक्र किया मैंने सर, पहली बार ऐसा हुआ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर में कानून मंत्री HR गोखले उस ज्वाइंट कमेटी का मेंबर था सर। आपने उन सभी जगह जो है कमिट किया कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाएंगे। आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स यदि आया, बीजेपी के पास आया तो कांग्रेस के पास भी आया, डीएमके के पास भी आया। डीएमके के तो पूरे जो किंग है सर, किंग मार्टिन, जो एकदम पूरा प्ले के गेम के किंग है, उन्होंने ही पूरा का पूरा पैसा दिया, टीएमसी को पैसा दिया। आप जो है इन सारे चीजों के बाद आप मुझे जो है उंगली दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इस चुनावी प्रक्रिया में यदि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने कंसिस्टेंट होकर अपने विचारों को स्पष्टता के साथ रखा तो केवल भारतीय जनता पार्टी। इस देश में, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, इस देश में 3 ही प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन आज तक पास हुए। सभी सरकारी रिजोल्यूशन, सभी सरकारी बिल पास होते हैं। 3 रिजोल्यूशन पास हुआ है। एक रिजोल्यूशन पास हुआ है लाल कृष्ण आडवाणी का, जिन्होंने कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे रिजोल्यूशन पास किया। और आज जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वीवीपैट दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी की बात कर रहे हो, चाहे वो चुनाव में कोई आदमी यदि गड़बड़ी करेगा तो जेल जाने की बात करते हो, 171 को मजबूत करने की बात करते हो, वो सारे के सारे लाल कृष्ण आडवाणी के पास किए हुए कानून हैं इस पार्लियामेंट से। और मैं इसलिए ये बातें कहता हूं कि दूसरा खुशनसीब सांसद मैं हूं जिसने 370 और 35A के खिलाफ जो है इसी पार्लियामेंट में आप ही लोगों से रिजोल्यूशन पास किया, क्योंकि मैं बहुत पुराना आडवाणी जी की तरह पुराना सांसद नहीं हूं। मोदी जी की कृपा के कारण वो पास हो पाया और आज माननीय अमित शाह जी ने 370-35A खत्म करके कम से कम वहां भारत का कानून लागू कर दिया। नहीं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हमारा चुनाव, आपको पता है कि आपने जब संविधान संशोधन के आश्वासन कमेटी में, तो राज्यसभा की तरह लोकसभा को 6 साल कर दिया।
जम्मू कश्मीर में प्रत्येक विधानसभा जो है 5 साल में खत्म हो जाती थी। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें 6 साल की विधानसभा होती थी। 370 और 35 से खत्म करके हमने शेड्यूल कास्ट को भी सीट आरक्षित किया, शेड्यूल ट्राइब को सीट आरक्षित किया और 5 साल की विधानसभा की हमने इंटीग्रेट किया, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किया, आपने नहीं किया। उसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आ रहा हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव में जिस तरह से पैसे की बाढ़ आ रही, क्या आज सारे पॉलिटिकल पार्टी को सोचने की आवश्यकता नहीं थी? खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली हालत हो गई। मैं तो राहुल गांधी जी से बहुत कुछ सुनना चाहता था, समझना चाहता था, जानना चाहता था। आज मैं कसम खा के आया था कि आज मैं केवल नेहरू जी की बड़ाई करूंगा, राजीव गांधी जी की बड़ाई करूंगा, इंदिरा जी की बड़ाई करूंगा, क्योंकि ये सारे कमेटी नेहरू जी ने बनाए थे, इंदिरा जी ने बनाई थी या राजीव गांधी जी ने बनाया था। लेकिन मुझे लगा आप परिवारवाद के बहुत खिलाफ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आप ही ने पास किया 1972 का। आपको पता है क्या पास किया? कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। आप ही ने, आपने कहा है, हमारे यहां 6 साल का, आप तो उस पार्टी में 20 साल रहे हो कीर्ति आजाद साहब, हमारे यहां अध्यक्ष को 2 टर्म मिलता है और 1 टर्म अध्यक्ष का 3 साल के लिए होता है। इसीलिए नड्डा जी 2020 में बने हैं, उनका टर्म 2026 तक है। आप अपने यहां देखिए कि ममता बनर्जी जी जब से अध्यक्ष बनी है, कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बना है। आप डीएमके में देखिए कि करुणानिधि जी के परिवार के बाद कोई अध्यक्ष नहीं बना है। उसके लिए शरद पवार एक्सेप्शन हो सकते हैं कि उनके पार्टी में अध्यक्ष जो है उनके परिवार के लोग नहीं है, मैं उनको मान सकता हूं। लेकिन आप ये देख लीजिए, आप कांग्रेस का देख लीजिए, गांधी परिवार को छोड़कर कोई दूसरा बनता नहीं, और जो बनता है उसकी स्थिति सीताराम केसरी टाइप हो जाती है, उसके धोती खोल लिए जाते हैं। किस ओबीसी की बात करते हो? किस रिफॉर्म्स की बात करते हो? किस कमेटी की बात करते हो? आपकी जो कमेटी है उसी कमेटी के ये हालात हैं, उसी कमेटी के। मैंने क्या कर दिया? ममता बनर्जी जी यदि अध्यक्ष से नहीं हट रही हैं तो आप लोगों का कीर्ति आजाद को अध्यक्ष बन जाना चाहिए। आप पे कोई आरोप नहीं लगाया है, एक मिनट, आप पे कोई आरोप नहीं लगाया, केवल रेफरेंस दिया है। आपको अवसर तब मैं देता जब आप पे कोई आरोप लगता, तो आपको अवसर लेने का अधिकार है। सभापति महोदय, केवल रेफरेंस दिया। सभापति महोदय, ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक, जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक वोट बैंक के अपीजमेंट में फंसी हुई है। ये फजलुल हक से लेकर साहबानों तक और राजा महमूदाबाद से लेकर बाबरी मस्जिद तक केवल मुस्लिम परस्त राजनीति बनाई हुई है। राजा महमूदाबाद जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुए, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, उनकी पूरी संपत्ति आपको ध्यान हो, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी को कानून बनाना पड़ा, जो पाकिस्तान में बैठा है, उसकी पूरी संपत्ति को कांग्रेस ने दे दिया। सर यही कांग्रेस का इतिहास है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2012 की बात है, 2012 की बात है सर। जिस कांग्रेस ने सोमनाथ का विरोध किया, उसी कांग्रेस ने अयोध्या का विरोध किया। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई अयोध्या का मंदिर दर्शन करने तक नहीं गए सर। सोमनाथ भी कभी नेहरू जी नहीं गए थे, आज नहीं गए। मैं केवल इतना ही अंत में कहूंगा सर कि हम भारतवर्ष का हृदय से अमिट सम्मान करते हैं, यहां के चांदनी मिट्टी का गुणगान करते हैं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की या मोक्ष पाने की, तिरंगा के कफन में मेरा बस चले, यही आह्वान करते हैं। हमारा शरीर तिरंगा के कफन में जाए और इस देश को आगे बढ़े, विकसित भारत 2047 बनाए और सोरोस फाउंडेशन के आदमी जो देश को टुकड़ा करना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी की राजनीति को परास्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। श्री गुरमीत हेर जी।